अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. वालेकुम अस्सलाम. He is Dr. Akil and I am Dr. Tariq. Today we will discuss on the topic of typhoid fever. It is commonly seen in the people, so we thought that we should discuss and we should educate to the common people. So आप लोग ज़रूर देखिएगा ये वीडियो. सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि टाइफाइड फीवर को आम भाषा में और किस नाम से जाना जाता है. टाइफाइड फीवर को एक तो टाइफाइड फीवर बोलते हैं, दूसरा इंटरिक फीवर बोलते हैं. हिंदी में अगर बात करेंगे तो हिंदी और उर्दू में इसको मियादी बुखार कहते हैं. ओके सर. सर इसका जो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहते हैं सर? इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं, जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है. ओके सर. सर ये जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, या मतलब कि इन्वायरमेंट में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं? सैल्मोनेला टाइफी आमतौर से जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में ज़्यादातर पाए जाते हैं. इसी की वजह से फीको ओरल रूट के जरिए ही टाइफाइड ज़्यादातर फैलता है. यानी कि हम अगर कोई दूषित पानी पी लेते हैं तो मुमकिन है कि मुझे टाइफाइड हो जाएगा, या कोई भी गंदा टॉयलेट हमेशा यूज कर लेते हैं तो भी होने के चांसेस है. पॉल्यूटेड फूड, पॉल्यूटेड वाटर को नहीं पीना चाहिए. पानी को अगर पी रहे हैं तो गर्म करके पीजिए, और अगर फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से वॉश करके इस्तेमाल करें. सर हर बीमारी की जैसा कि एक मुद्दत होती है, एक इंक्यूबेशन पीरियड होती है, तो इस टाइफाइड फीवर की इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है? टाइफाइड बैक्टीरिया की इंक्यूबेशन पीरियड जो 10 से 14 दिन तक होती है. और सर मतलब ये तो जनरली आजकल ये देखा जाता है कि सभी एज में कॉमन हो गया, लेकिन इसके एक कॉमन एज क्राइटेरिया है कि जिसमें होता हो ऐसा कुछ? ज़्यादातर वैसे तो ये हर एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो एज ग्रुप माना गया है, जो बुक में मेंशन है, 9 से 16 साल के जो एज ग्रुप होता है उसमें टाइफाइड फीवर ज़्यादा होता है. अच्छा सर, क्या टाइफाइड किसी खास मौसम में भी इसके नंबर ऑफ द पेशेंट देखने को मिलेंगे किसी खास? जी बिल्कुल. टाइफाइड की जो ज़्यादातर ये जुलाई से सितंबर तक होता है. यानी कि आप मान सकते हैं कि रैनी सीजन और फ्लाई जिसमें मधुमक्खी वगैरह ज़्यादा पैदा होते हैं, उस सीज़न में टाइफाइड ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादातर कंटेमिनेट करते हैं फूड को. ओके सर. सर ये बताइए कि क्या इसमें जबान का, मान लीजिए किसी को टाइफाइड फीवर हो तो क्या जबान के कलर में भी कोई चेंजेस आते हैं? टाइफाइड फीवर में जो टंग होता है वो अगर आप देखेंगे तो एक वाइट कोटिंग हो जाएगी, उस पर वाइट कोटेड टंग की तरह नज़र आएगा. ओके. तो इससे हम जान सकते हैं, अगर मरीज आता है बताता है कि सर हमको फीवर आ रहा है, हमने टंग भी चेक किया, तो मतलब मुमकिन है कि वो उसको टाइफाइड होएगा. जी. तो अच्छा सर, ये इसकी जो फीवर होती है ना, हमें ये बताएं फीवर क्या डे बाय डे बढ़ेगा, डे बाय डे घटेगा, या इंटरमिटेंट होगा, या टाइफाइड फीवर में चूंकि बैक्टीरिया सबसे पहले इंटेस्टाइन में जाती है और इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है. जब वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, डिवाइड होती है और बैक्टीरिया जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती है. इसी तरह फीवर जो उसका होता है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है. अगर पहले दिन फीवर 100 रहेगा तो दूसरे दिन 101 हो जाएगा, तीसरे दिन 102 हो जाएगा. इसीलिए इसको स्टेप लैडर फीवर बोलते हैं. स्टेप लैडर मतलब सीढ़ियों के नुमा दिन ब दिन बढ़ता है. सीढ़ियों के नुमा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है, कभी भी घटेगा नहीं. ओके, थैंक यू सर. सर इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं हमें पेशेंट में? टाइफाइड में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहता है, इसके साथ साथ हेडेक होता है, और चूँकि इसमें जीआईटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इसलिए पेशेंट को वोमिटिंग भी हो सकती है, नौसिया भी हो सकता है. इसके साथ साथ कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं. अच्छा, जो हाई ग्रेड फीवर की बात की गई, ये हमें लगता है कि इन्फेक्शन के तीसरे दिन बाद से ज़्यादा हाई ग्रेड देखने को मिलता है. हाई ग्रेड फीवर जब भी बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा मात्रा में फैल जाएगा तो उसको हाई ग्रेड फीवर आती है. दूसरी चीज़, टाइफाइड के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया जो ब्लड स्ट्रीम में जब पहुंचती है तो बैक्टीरिया की कंडीशन पैदा हो जाती है जिससे रोज स्पॉट आते हैं, यानी माइक्रोपैपुलर रैशेस बोलते हैं, जो फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादातर प्रेजेंट होता है. धीरे धीरे वो रिजॉल्व हो जाता है. अच्छा सर, ऑन एग्जामिनेशन हमको क्या क्या साइन मिल सकते हैं?
अगर ऑन एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो टाइफाइड में एक तो टंग कोटेड मिलेगा, दूसरा चूंकि ये ब्लड स्ट्रीम के बाद ये बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गन में पहुंचती है, जैसे कि अगर लीवर में पहुंचेगी तो हेपेटोमेगेली हो जाएगा, स्प्लीन में पहुंचेगी तो स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा। इसके साथ साथ बैक्टीरिया गॉलब्लैडर में जाके स्टोर्ड हो जाती है, जो कि कैरियर स्टेट को भी मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं उसके कैरियर स्टेट को। और इसके अलावा बाकी भी ऑर्गन में बैक्टीरिया पहुंच जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर ब्रेन में पहुंचेगी तो न्यूराइटिस या साइको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये तो इसका कॉम्प्लिकेशन हुआ ना सर, अगर मतलब हम टाइफाइड फीवर को इग्नोर करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो सर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ताकि हम ये मतलब आम लोग ये समझ सके कि हम इस बीमारी को हल्के में ना लें, इसको हम गंभीर रूप में लें और इसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। जो भी एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक हो, जो उसकी डोज हो, पूरे ड्यूरेशन उसका डोज हम लें ताकि हम ठीक हो जाएं, वरना क्या कॉम्प्लिकेशन में जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है वो इंटेस्टाइन में, चूंकि बैक्टीरिया अल्सर पैदा करता है, फिर वो अल्सर धीरे धीरे परफोरेशन में परफोरेशन मतलब आंत, ये है कि आंत में छेद हो सकते हैं क्या सर? आंत में छेद हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो फ्लूइड होता है बाहर आता है, जो आंतों के अंदर जो भी मटेरियल रहता है वो बाहर आता है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेरिटोनाइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर परफोरेशन हो गया तो फिर ये तो इमरजेंसी हो गई, फिर लेप्रोटोमी हो गया, ऑपरेशन ही होगा सीधे। परफोरेशन के बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर वगैरह एकदम लो हो जाता है, पेशेंट शॉक में चले जाता है, उस वक्त पेशेंट का ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। उसमें इंटेस्टाइन तो देखा दोस्तों, डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि परफोरेशन टाइफाइड का एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर हमने इग्नोर किया तो मुमकिन है कि आपको परफोरेशन हो जाए, और परफोरेशन होगा तो एट वंस यू हैव टू बी टू शिफ्ट इन द हॉस्पिटल एंड आफ्टर दैट यू मे ब्रॉट इनटू द ओटी, मतलब तुरंत आपका ऑपरेशन होना तय है, वरना आपको सेप्टिसीमिया भी हो जाएगा, जिसमें आपके बहुत सारे ऑर्गन फेलियर भी हो जाएगा। और यहाँ तक कि परफोरेशन हुआ तो यहाँ मुमकिन है कि अगर आप डिले करते रहे तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो हम टाइफाइड को हल्के में ना लेंगे। सर और क्या कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे परफोरेशन आपने बताया, जीआई ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया भी कॉज हो सकता है क्या सर? परफोरेशन से पहले ही जीआई ब्लीडिंग होगी, उसके बाद ही परफोरेशन होगा। जी बिल्कुल। और परफोरेशन के बाद तो जाहिर है ब्लीडिंग के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इन्फेक्शंस के चांसेस, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। इस तरह से और सर एक और कॉम्प्लिकेशन जो कि आम देखने में मिलता है सर, मेनिंजाइटिस भी, तो क्योंकि लोग इग्नोर कर देते हैं, फीवर बढ़ता जाता है। पहले डिस्कस किया हूँ कि बैक्टीरिया जो होती है वो और हर ऑर्गन में पहुँच जाती है, तो जब ब्रेन में पहुँचेगी तो मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकती है। हालांकि ये सब बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन। मेनिंजाइटिस जिसको दिमागी बुखार कहते हैं, हो सकता है इसमें आपको झटके भी आ जाएं, तो इसलिए इग्नोर कभी मत करिए, आप अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसके क्या हो सकते हैं, जिससे एक आम आदमी अगर कोई डॉक्टर उसका इलाज करता है तो वो मतलब समझ सके कि हाँ डॉक्टर साहब मेरा अच्छा इलाज कर सकते हैं। और सर आप बताएं इलाज में हम क्या पहली चीज़, अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। आमतौर से जो मार्केट में जो टेस्ट होती है विडाल टेस्ट बोलते हैं, विडाल टेस्ट लोग कराते हैं। हालांकि इसकी इफिकेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि विडाल से समटाइम पॉजिटिव ही बताता है। अगर आप कंफर्मेशन टेस्ट करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ही जिसमें ब्लड कल्चर कर सकते हैं, ब्लड कल्चर में आपको कंफर्म एकदम मिल जाएगा। पहले वीक में आपको ब्लड कल्चर करना पड़ेगा। अगर सेकंड वीक में, क्योंकि एंटीबॉडी जो होती है वो सेकंड वीक में बनती है, तो सेकंड वीक में अगर आपको जानना है तो आपको विडाल टेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि उसकी इफिकेसी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम स्टूल के ज़रिए मालूम करें तो आपको थर्ड वीक में जाना पड़ेगा। थर्ड वीक में क्या होता है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया स्टूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो स्टूल कल्चर कराना पड़ेगा, जिससे हमको मालूम पड़ेगा। इसके बाद बैक्टीरिया जो होती है फोर्थ वीक में जो होती है यूरिन के अंदर पाई जाती है, तो अगर फोर्थ वीक में जानना है तो यूरिन कल्चर भी कर सकते हैं।
ये था इन्वेस्टिगेशन की बात। और फिर सर ट्रीटमेंट हम क्या एडवाइस इसके कर सकते ट्रीटमेंट हैं? में अगर हम क्या ले एलोपैथिक सकते हैं? मेडिसिन देखेंगे तो एलोपैथिक मेडिसिन में इस पहले ज़माने में तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्विनोलोन ग्रुप की सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती थी, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया उसके बाद वो धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करना बंद हो गया। अब नॉर्मली सिफेलोस्पोरिन ग्रुप में सेफ्ट्रोक्साम का इस्तेमाल होता है। अगर आप हैरिसन बुक को देखेंगे तो सेफ्ट्रोक्साम का जो डोज होता है वो 2 ग्राम पर डे होता है, यानी अगर कोई एडल्ट है तो उसको 2 ग्राम पर डे 10 to 14 डेज लगवाना पड़ेगा इंजेक्शन। इसके साथ साथ उसको अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी टाइफाइड अगर ठीक नहीं हो रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन भी साथ में ऐड करना पड़ेगा। एजिथ्रोमाइसिन का 1 ग्राम पर डे डोज होगा उसमें टाइफाइड में। अगर आप टेबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिफिक्सिम जो होगा वो 200 मिलीग्राम का 400 मिलीग्राम का बीडी में इस्तेमाल होगा। सिफिक्सिम 400 ग्राम का मतलब सुबह शाम यानी बीडी में इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ऑफ्लॉक्सासिन को भी आप 400 मिलीग्राम सुबह शाम देंगे। जैसा ये मैंने देखा है कि मतलब आवाम में ये धारणा बनी कि नहीं इंजेक्शन का 400 मिलीग्राम रहेगा। आई थिंक मैंने ग्राम बोल दिया था। और जैसे मतलब आवाम में ये धारणा बन गई है कि नहीं इंजेक्शन ही लेना जरूरी है। ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर टाइफाइड का जो टाइटर होता है जो एच एंटीजन टाइटर जो होता है अगर 320 आता है तो इंजेक्शंस लेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन मान लीजिए कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर रहा है तो वो उसको टैबलेट्स दे सकते हैं, उसको ऑफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, उससे भी टाइफाइड प्रॉपर डोज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन कम से कम 20 डेज उसका ट्रीटमेंट चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। प्रिकॉशन आप थोड़ा उस पर भी रोशनी डाल लें। प्रिकॉशन ये है कि आप वो साफ सफाई रखें, जो पॉल्यूटेड वाटर है गंदे जगह का पानी को ऐसे ही ना पी लें, उसको पहले बॉयल करें और बॉयल करने के बाद पानी पिएं। जो सब्जी वगैरह ला रहे हैं खरीद से बाहर से उसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ही पकाएं तो टाइफाइड फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो कैरियर होते हैं वो अपना अलग से ट्रीटमेंट लें। कैरियर स्टेट बहुत सारे लोगों को कैरियर निगाल ब्लैडर के अंदर टाइफाइड बैक्टीरिया छिपी रहती है जो दूसरे को फैलाते रहते हैं, वो कैरियर को ढूंढ के उसका इलाज करें। तो दोस्तों ये रहा टाइफाइड का मुकम्मल जानकारी आपके सामने, और आप खुद भी ये जानकारी हासिल करें और दूसरों को भी ये फॉरवर्ड करें ताकि दूसरा बंदा भी इन चीज़ों को बेहतर समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सर। लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू सो मच।